हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सरकारी उमंग। मैं रोहित आपके साथ हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर फिर से लेकर आ रहा हूं आज आप लोगों के लिए। दोस्तों, अभी तक जैसा आपको पता था हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे अपने मेडिवियल हिस्ट्री में, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग ने बात किया था मुस्लिम इन्वेजन्स, कैसे मुस्लिम्स की एंट्री हुई, कैसे आक्रमण हुआ। इसका वीडियो ऑलरेडी आपके पास है। सेकेंड चैप्टर पे हम लोग ने बात की थी दिल्ली सल्तनत में कई वंश हैं। टोटल देखा जाए तो 5 वंश हैं। 5 वंश में हम लोग ने पहला स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की बात की थी दोस्तों। और जैसा कि आज आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अब दोस्तों हम लोग को गुलाम के बाद खिलजी की तरफ बढ़ना है। और खिलजी की तरफ जब बढ़ा जाएगा तो दोस्तों पहला वंश जो हम लोग का गुलाम वंश था वो किसी तरीके से खत्म हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जलालुद्दीन जो है खिलजी ने उसको कयूमर्स को मार दिया था और यहाँ से शुरुआत होती है खिलजी वंश की। तो दोस्तों खिलजी वंश देखिए, इस फोटो से समझ में आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे हमेशा खून खराबा मार काट हमेशा ज्यादा रहेगी। पर कोई बात नहीं, ये हम लोग को मूवीज में भी देखना पसंद है। चलिए खिलजी वंश की सबसे बड़ी बात देखते हैं दोस्तों। इसके संस्थापक, इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी, जिनकी उम्र यहाँ लिखी है देखिए 1290 से 96, मतलब इन्होंने मात्र 6 साल राज किया था। 6 साल क्यों राज किया था दोस्तों? इसके पीछे एक कहानी है, अभी आपको चैप्टर में पता चल जाएगा आगे वीडियो में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये उलेमा वर्ग का पालन नहीं करते थे। दोस्तों इस बात को एक बार समझा जाए, उलेमा क्या होता है। देखिए ये समझा जाए कि ये मुस्लिम जो यहाँ पे आए थे दोस्तों, ये भारत के नहीं थे, ये बाहर से आए थे। कोई अरब से आया था, कोई टर्की से आया था, कोई पर्शिया से आया था। तो दोस्तों ये लोग जब भारत आते थे, बहुत बड़ी बात समझिएगा, तो इन जैसे इल्तुतमिश के समय आपने वीडियो में देखा था कि वो उलेमाओं का बहुत ज्यादा पालन करते थे। मतलब उलेमा क्या करते थे, इनको एक तरह से सर्टिफिकेट दे देते थे, एक लाइसेंस दे देते थे कि आप क्या कर सकते हैं, आप भारत में अच्छे से राज कर सकते हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों, उलेमा बैठे हैं बगदाद में, ये राज कर रहे हिंदुस्तान में, तो इनको आखिर जरूरत क्यों है? क्या वजह है कि इनको वहां से सर्टिफिकेट लेना है? कि दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी जवाब या वजह या रीजन ये है, जो कुछ स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाते हैं। ये सब आपको पॉइंट सोच समझ के चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि अगर कभी ये यहाँ पे हार जाते, मान लो इनको कभी हार का सामना करना पड़ता है, कभी ये लड़ाई हार जाते हो, कभी अपने देश अगर वापस जाएंगे, तब तो दोस्तों वहां पे उनके हिसाब से ही रहना होगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सबको बना के चलते हैं कि कभी अगर हिंदुस्तान छोड़ के अगर हम वापस लौटे तो ऐसा ना हो कि अपने देश से भी भगा दिया जाए। तो दोस्तों इलमाओं का ये लोग पालन करते थे, मगर जलालुद्दीन जो खिलजी जो है वो इलमाओं का पालन बहुत कम करता था या नहीं करता था। अच्छा दोस्तों, आपको बलबन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो बलबन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने अपना एक अलग से महल बनाया था, बॉडीगार्ड सिस्टम था। तो याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन बलबन का सम्मान करता था, इसलिए भले ये सुल्तान बन गया मगर ये उसके महल में बैठना पसंद नहीं करता था सम्मान में। और और ये लिबरल था, मतलब ये बहुत ज्यादा धार्मिक, मतलब कट्टर नहीं था, बेवजह लोगों को परेशान नहीं करता था, ये अच्छा व्यक्ति था। मगर एक ईरानियन संत श्री मौला, वो इसको बहुत परेशान करते थे। परेशान किस सेंस में कि जो है तुम मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो। मतलब वो चाहते थे कि ये मुस्लिमों के लिए ही केवल करे, जबकि ये ऐसा नहीं था, ये थोड़ा लिबरल था। ये जो शासक था थोड़ा लिबरल था, मतलब थोड़ा सा ढील देने वाला व्यक्ति था, बहुत कठोर या सख्त नहीं था। तो एक बार इसने अपना गुस्से का परिचय दिखाया कि जलालुद्दीन खिलजी ने कभी कुछ ऐसा अलग से काम नहीं किया था। बस एक ईरानियन संत सिरी मौला जब इनसे नाराज हो गया बहुत ज्यादा जलालुद्दीन ने, तो इस जलालुद्दीन ने सिरी मौला को हाथियों के नीचे दबवा दिया और इसका सर कुचलवा दिया और इसको बहुत बुरी मौत दी थी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं, जब एक बार सबक मिल जाता है किसी को, तो फिर और जो इसके बाद जो और संत थे वो अपने आप शांत हो गए। उन्होंने कहा भाई जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो एक सबक, जैसे पुलिस क्या एक लाठी चार्ज करती है, जब दो को लाठी पड़ता है बाकी सब भीड़ अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। चलिए दोस्तों, एक और अच्छी बात आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें कि देखिए हलाकू, आपने हमेशा देखा है कि मंगोलों का हमला भारत में होता रहता था, और इसको लेके मैंने एक बहुत बड़ा आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था इल्तुतमिश के समय। तो दोस्तों इस समय हुआ क्या था, एक मंगोलियन था हलाकू, उसने दिल्ली में
हमला कर दिया और यकीन मानिए जलालुद्दीन ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के जबरदस्ती उसको इस्लाम स्वीकार करवाया गया। जबरदस्ती, ये क्वेश्चन आता है कि जबरदस्ती किसने स्वीकार करवाया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने। किसको? हलाकू को। ठीक है, और उसको यहीं दिल्ली में बसा दिया, उसके जो भी लोग बचे थे उनकी सेना के साथ। और दिल्ली में एक जगह आपने सुनी होगी मंगोलपुरी। तो अगर कोई आपसे पूछे मंगोलपुरी का नाम मंगोलपुरी कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा के मंगोलों को ठहरवाया गया था, इसलिए नाम मंगोलपुरी पड़ा। चलिए दोस्तों, अब इसका एक रिश्तेदार था अलाउद्दीन खिलजी, और इतिहास गवाह है कि हमेशा अपने ही अपने को दगा देते हैं, धोखा देते हैं, परेशान करते हैं। तो दोस्तों, उनका एक बहुत सगा रिश्तेदार था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये देखिए आपके थोड़े बुजुर्ग हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े योद्धा थे। ये उनकी एक छवि आपके सामने, एक फोटो आपके सामने। आगे चलते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से क्या रिश्ता था? दो रिश्ता था। एक तो इसका भतीजा था, ध्यान से समझिएगा, मतलब जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा, जलालुद्दीन खिलजी इससे खुश था तो इसने अपनी बेटी की शादी कर दी अलाउद्दीन से, तो उसका दामाद भी हो गया और उसको अपने बिल्कुल बेटे की तरह मानता था, सम्मान करता था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के सिर्फ दो सपने थे, याद रख लीजिएगा, सिर्फ दो सपने थे। पहला कि इसको पैगंबर बनना है। पैगंबर मतलब इसको क्या करना है, कहते हैं ना, अल्लाह के बराबर होना है, इसको मुस्लिम धर्म का हेड बनना है, मतलब धार्मिक एक्टिविटीज में इसको नंबर 1 होना था। और दूसरा, इसको सिकंदर बनना था। सिकंदर मतलब पूरी दुनिया जीतने का सपना था। मतलब अलाउद्दीन बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक छोटी सी गलती कर दी, और छोटी सी गलती क्या की, उसको पैसे का लालच बहुत था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसने ये कर दिया कि इसने अपनी आर्मी बढ़ाना चाहता था। आर्मी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता था दोस्तों? उस समय साउथ में बहुत पैसा होता था, साउथ अभियान पे। तो 1296 में, देख लीजिए आप, ये डेट देख लीजिए, मैंने अभी बताया था कि 1296 में ही आपके जलालुद्दीन खत्म हुए। कैसे खत्म हुए, देखिए आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि 1296 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी जो उस समय के सुल्तान थे, देखो रिश्ता अपनी जगह है मगर ये सुल्तान था, सुल्तान की तो देखो चलेगी, तो इससे परमिशन नहीं दिया। और अलाउद्दीन खिलजी, एक जगह है देवगिरी, देखिए ये लिखा है देवगिरी। वो देवगिरी मतलब वो इंडिया में नीचे साउथ की तरफ है, तो यहाँ कहीं के अभियान पे चला गया। ठीक है, और क्या हुआ, देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी चला गया, और किसको नहीं बताया? अलाउद्दीन खिलजी को नहीं बताया। किस लिए चला गया? कि वहां राजा को हराएंगे, खूब सारा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा, तो हम अपनी सेना को बड़ी कर पाएंगे और बड़े बड़े अभियान चलेंगे। मगर जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता चल गई, भाई सुल्तान को पता नहीं चलेगा तो सुल्तान होना बेकार है। और इसने तुरंत एक फरमान जारी कर दिया, यहाँ बैठे साउथ में अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जो यहाँ बैठा था, इसके लिए फरमान जारी कर दिया कि जैसे ही आएगा हमारी बाउंड्री में, तुरंत इसका सर कलम कर दो, इसको मार दो। रिश्ता अला अपनी जगह है, नियम कानून अपनी जगह है, सुल्तान की गद्दी और पदवी अपनी जगह है। तो इसको कह दिया गया इसको मार दिया जाए। चलिए, ये खबर फैल गई, कि खबर पता चल गई अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन ने क्या किया, वापिस जब लौट रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी ने तुरंत, ये जगह याद रख लीजिएगा, कड़ा मानिकपुर एक जगह है, और गंगा नदी, ये गंगा नदी बह रही थी। गंगा नदी के एक तरफ, एक छोर पे किसकी सेना थी? जलालुद्दीन खिलजी की। गंगा नदी के एक छोर पे किसकी सेना थी? अलाउद्दीन खिलजी की। दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, और जलालुद्दीन खिलजी ने सीधे कहा था कि आज अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ेंगे नहीं, भले रुपया पैसा लेकर आए वो अलग बात है, मगर मुझसे बिना पूछे गया तो आज उसको छोड़ूंगा नहीं। और देखिए लिखा है, एक दूसरे को, आर्मी एक दूसरे का क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। अब देखिए चालाकी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके पास कम सेना थी, भाई सुल्तान से तो नहीं लड़ पाएगा ना, तो इसने क्या किया, इसने एक संदेशा भिजवाया। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ नहीं, किसके लिए? जलालुद्दीन खिलजी को एक अपना दूत से एक संदेशा भिजवाया, और कहा कि देखिए मुझे, मैं आपके लिए कभी गलत नहीं सोचता हूँ, मैं किसके लिए गया साउथ अभियान पे? आपके लिए। मैं जो पैसा लाया वो किसका? वो आपका। मैंने आज तक हमेशा किसकी जी हुजूरी की? आपकी। आज से मैं किसके लिए लड़ा? आपके लिए। सिर्फ इस बार क्या हुआ है कि आप मुझसे ज्यादा खुश रहते हैं,
और मुझको ज़्यादा मानते हैं, तो आपके कुछ सेनापतियों ने या आपके खेमे में रहने वाले कुछ लोगों ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। और अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके खेमे में आऊँगा, तो मुझे आपके खेमे में राजा तक पहुँचने से पहले ही, मतलब देखिए अगर बहुत बड़ा कोई आर्मी है, तो इसका ये कहना है कि मैं मान लीजिए यहाँ से एंट्री करूँगा, राजा अगर यहाँ बैठा है, तो यहाँ तक मुझे पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने फरमान जारी कर दिया। मैं आऊँगा, मुझे यहीं मार दिया जाएगा, यहीं मार दिया जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप मेरे प्यारे चाचा हैं, मैं आपका प्यारा भतीजा हूँ। मेरी गलती अगर कुछ हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आज तक सिर्फ़ आपके लिए काम किया है और एक बार मुझे माफ़ी दी जाए, मैं आगे से कभी गलती नहीं की करूँगा। मैं अपनी गलती का मुझे एहसास होता है। देखिए लिखा, अपनी गलती माना और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। ये संदेशा किसने भिजवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके लिए? जलालुद्दीन खिलजी के जो उस समय सुल्तान थे। किसके माध्यम से? एक दूत के माध्यम से। और जलालुद्दीन खिलजी इस संदेशे को, देखो इसने इतनी चालाकी से संदेशा लिखा था कि वो इमोशनल हो गए। इमोशनल हो गए तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, ये बात सही है। इन्होंने ये एहसास किया कि हमारे अपने ही सेनापति नहीं चाहते हैं कि मैं जलालुद्दीन के को मानूं, या ये प्यार बना रहे या ये सम्मान बना रहे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने 3 लोगों को लेकर नदी को पार किया और अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको पूरा भरोसा था। वो इमोशनल हो गए और अकेले अकेले मतलब सिर्फ 3 लोगों को लेकर। किसके खेमे में? अलाउद्दीन के, जहाँ पे कितने लोग थे? जहाँ पे 10,000 से ज्यादा सैनिक थे। वहां चले गए क्योंकि उनको ये जरा सा भी भनक नहीं था, जरा सा भी अंदाजा नहीं था। और इमोशनल मैसेज देखिए बहुत खराब होता है। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, उनका हमेशा उनके साथ क्या होता है? मिसयूज होता है। चलिए, तो जलालुद्दीन खिलजी अपने 3 सोल्जर को लेके नदी क्रॉस करके कहाँ चले गए? अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में। अब ध्यान से सुनिएगा, वो जैसे गए, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा, मेरे प्यारे भतीजे या मेरे प्यारे बेटे या मेरे प्यारे दामाद, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा, आओ गले लगते हैं, आओ सीने से मिलते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी ने, सुल्तान ने जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को सीने से लगाया, यकीन मानिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो संदेशा भिजवाया था, सिर्फ एक चाल थी। इसको बस सुल्तान बनना था और इसको लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है। इसने तुरंत तुरंत तलवार निकाली और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को तुरंत ऑन द स्पॉट इसका सर कलम कर दिया और ये जमीन पे गिर गया और तड़पने लगा। और सुन लीजिए, इतना ही नहीं, इसको सुल्तान बनने की इतनी जल्दी थी। देखिए मैंने लिखा है, सो ईगर टू बिकम सुल्तान, इतनी जल्दी थी कि जब इसका सर काटा तो इसका धड़ नीचे पड़ा था और इसका जो सर था, सर पे एक वर्ड आपने सुना होगा, चंदोपा। चंदोपा मतलब जो मुकुट होता है, वो राजा पहना हुआ था। तो इसने क्या किया, उसका चंदोपा मतलब पकड़ा, मतलब वो मुकुट पकड़ा तो उसमें सर फंसा हुआ था। सर मतलब किसका? सुल्तान का। तो इसने फिर एक खंजर नीचे से सर पे डाला ताकि वो मांस का टुकड़ा निकल जाए और वो बहते हुए खून के साथ जो चंदोपा या जो मुकुट था, जो जलालुद्दीन खिलजी का था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे सेना के सामने खून बहता, रक्त बहता हुआ चंदोपा या मुकुट अलाउद्दीन खिलजी ने पहन लिया और एक बड़ा सा भाला लिया जिसमें जलालुद्दीन खिलजी का जो सर कटा हुआ सर था उसको फंसाया और फंसा के नदी क्रॉस करके जलालुद्दीन खिलजी के खेमे में गया और खेमे में जाते ही कहा, ये देखो तुम्हारा सुल्तान जो अब हमारे भाले की नोक पर है। और पूरे में भगदड़ मच गई, पूरे में लोग बिल्कुल परेशान हो गए और इसकी छोटी सी सेना ने, अलाउद्दीन खिलजी की छोटी सी सेना ने जलालुद्दीन की सेना पे हमला कर दिया और सब तितर बितर हो गए, सब इधर उधर भागने लगे क्योंकि इनका सुल्तान मरा हुआ देखकर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और धोखे का भी एक सबक है। ये है अलाउद्दीन खिलजी, जो दिखते बहुत सीधे हैं, बाकी तो आपने सब कारनामा इनका पढ़ ही लिया है। और एक बात और बता दूं आपको, अब सुल्तान कौन बने? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और यकीन मानिए, देखिए जलालुद्दीन खिलजी जब आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, ये युद्ध कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था, कड़ा मानिकपुर में। तो वाया सुल्तान कहाँ बैठता था? ध्यान से समझिएगा, सुल्तान कहाँ बैठता था? दिल्ली में। तो दिल्ली से लेके कड़ा मानिकपुर के बीच में जलालुद्दीन खिलजी को जितने राजाओं ने मदद की, अलाउद्दीन खिलजी जब कड़ा मानिकपुर में जीत के दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किए, तो सुल्तान की गद्दी पे बैठने के लिए, तो रास्ते में याद रख लेना, जितने भी लोगों ने, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ,
जितने भी राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी, साथ दिया था, समर्थन दिया था जलालुद्दीन के खिलाफ आर्मी इकट्ठा करने में, इसने सबको मरवा दिया। मतलब जितने लोगों ने इसकी मदद की थी इसने उसी को मरवा दिया, कि ऐसा ना हो कि कल को ये लोग इकट्ठा हो जाएं या किसी और सुल्तान के साथ मिलके, मतलब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो सुल्तान के खिलाफ जाके मेरा साथ दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि कल कोई मेरे खिलाफ जाके किसी और का साथ दे दे, इसलिए इनको मरवा दो। मतलब जिन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की इसने उन्हीं को मार दिया, किसी का नहीं था। आगे देखते हैं। अब 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी नहीं रहे तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इन्होंने राज किया, और आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। और इसने जलालुद्दीन खिलजी कभी बलबन के महल में नहीं बैठता था, सीधे जाके बलबन के महल में बैठता, ठीक है। और इसने जैसा आपको बताया था इसको क्या बनना था, पैगंबर, और क्या बनना था, सिकंदर। तो इसने अपने दोस्त से डिस्कशन किया कि यार मैं पैगंबर कैसे बनूं, तो लोगों ने कहा, या इसके खास दोस्त ने समझाया कि देखो भाई, आप तुमने अपने सगे चाचा को या दामाद को, सॉरी, अपने ससुर को मारा है, तो तुम खून खराबे में शामिल हो गए, तो तुम पैगंबर तो अब नहीं बन पाओगे, ठीक। तुम क्या बन सकते हो, तुम सिकंदर बन सकते हो। सिकंदर कैसे बन सकते हो, तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो इसने कहा दुनिया कैसे जीतेंगे, तो बोले बड़ी बड़ी आर्मीज अपनी इकट्ठा करो। तो इसने एक बहुत अच्छा सिस्टम लाया था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अभी आपको दिखाऊंगा। तो बोले इसमें तो वक्त लगेगा, बोले वक्त तो लगेगा, तो तब तक मैं सिकंदर कैसे बनूं। तो इसके दोस्त ने इसको सलाह दी कि तुम एक काम करो, अपना नाम ही बदल लो, तुम अपना नाम रख दो सिकंदर, ये सिकंदर शाहनी। और इसके दोस्त की सलाह पे इसने याद रख लीजिएगा अपना नाम सिकंदर टू रख लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिकंदर टू नाम किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों आगे चलते हैं। इसको सिर्फ एक ही चीज की अब जरूरत थी, बड़ी आर्मी की जरूरत थी, ताकि ये चाहता था कि हम पूरे इंडिया में कंट्रोल कर पाए, खासकर जो भारत का साउथ वाला हिस्सा था हम इस पे कंट्रोल कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अब इसने क्या किया, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ले आया। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है, अभी तक देखिए जो सोल्जर था, जैसे समझो एक योद्धा था, एक योद्धा को क्या मिलता था, कोई भी सैलरी नहीं मिलती थी परमानेंट। मतलब जब कहीं युद्ध पे जाना है तो युद्ध पे गए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने लड़ाई किया, और जब युद्ध खत्म हो गया फिर वापिस आ गए। तो देखो जब लड़ाई किया तब तो राजा तुमको खिला पिला रहा है, पैसा दे रहा हो, जब वापिस आ गए तब क्या करोगे, तब ये लोग क्या करते थे, अपने जमीन पे फसल उगाने लगते थे, अपना कुछ उगाने लगते थे। किसी का हाथ कट गया तो जमीन के सहारे होता था। मगर इसने क्या किया, इसने सैनिकों से कहा अब तुम भूल जाओ अपनी जमीन, अब भूल जाओ अपनी फसल, अब भूल जाओ टेम्परेरी सिस्टम की 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अब मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या होगा, तुम पूरे 12 महीने हमारे अधीन रहोगे, और तुम्हें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सैलरी परमानेंट मिलेगी, 12 महीने मिलेगी, तुम 12 महीने सिर्फ हमारे लिए काम करोगे। और ऐसा नहीं कि सैलरी बहुत हैंडसम थी, बहुत लिमिटेड सैलरी थी, यकीन मानिए। तो सोल्जर्स ने कहा, शिकायत की सुल्तान से कि साहब आपने तनख्वाह तो दी है पर तनख्वाह बहुत कम है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे। तो देखो इसने वो नहीं किया कि सैलरी बढ़ा दिया, देखो ये बहुत टेक्निकल आदमी था, इसने क्या किया, एक मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ले आया। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है, इसने एक ऐसी स्ट्रक्चर लाया कि मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर, बीच में जितने मिडिल मैन थे सब खत्म। क्या मतलब, इसने मार्केट से, जैसे आप ऐसे समझिए अभी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आप ब्रिटानिया का कोई बिस्किट लेते हैं, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, फैक्ट्री से ये जाएगा आपके सुपर स्टॉकिस्ट के पास, जो शहर का हेड होगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। तो सब पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, बीच में साइकिल आएगी कि नहीं, इसने सबको उड़ा दिया। और चीजों के दाम फिक्स कर दिया, अनाज, राशन, हर चीज का दाम फिक्स कर दिया, और कहा कि अगर किसी ने इससे ज्यादा बेचने की कोशिश भी की तो उसके शरीर के मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाता था। मतलब व्यापारी एकदम डरा सहमा रहता था, और हर चीज के दाम एकदम लिमिटेड हो गए। अब सोल्जर्स को क्या फायदा मिला कि कम सैलरी में वो अपना गुजारा या बसर कर पा रहे थे, और 12 महीने लड़ाई के लिए तैयार थे। आगे चलते हैं, इसका असर क्या हुआ, अभी आप देखिएगा। देखिए मैप है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हमारा एम्पायर देखिए दिल्ली सल्तनत का ये छोटा सा था, इल्तुतमिश के समय थोड़ा थोड़ा, ये देखिए जो लाइट रेड है थोड़ा बड़ा, और बलबन के समय देखिए थोड़ा यहाँ तक था, और आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय देखिए कितना बढ़ गया। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा एम्पायर था,
और अभी आप आगे और देखेंगे जब इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बनाई तो इसने और बड़े एम्पायर पे क्या कर पाया, भारत के कब्जा कर पाया। अब देख लीजिए, सेपरेट मार्केट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर चीज के लिए इसने एक अलग मार्केट बना दिया और हेड बना दिया। ठीक है, हेड क्या करेंगे, हर सामान को क्रॉस चेक करेंगे कि जो रेट, जो पैसा निर्धारित किया गया है, डिसाइड किया गया है, क्या उसी पे बिक रहा है कि उसको क्रॉस किया जा रहा है। अगर क्रॉस होगा तो क्या होगा, अभी बताया था कि दुकानदार को बहुत सख्त सजा मिलेगी। देखिए लिखा है, अगर किसी ने नियम को तोड़ा तो बहुत सख्त कदम उठाया जाएगा। हर चीज के दाम फिक्स हो गए, मिडिल मैन को हटा दिया गया और हर चीज के डिपार्टमेंट बन गए। कैसे डिपार्टमेंट, ये देखिए, एक डिपार्टमेंट था दीवान रियासत। इसमें क्या होता था, ये मार्केट कंट्रोलर था कि मार्केट में जैसा सुल्तान ने कहा है वैसा सब कुछ कंट्रोल में रहे और कुछ भी उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। शनाय मंडी, शनाय मंडी क्या था, ये मार्केट इंस्पेक्टर थे, सॉरी सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर के ऊपर थे। बरीदे मंडी इंस्पेक्टर थे, हर चीज को देख रेख करते थे, मतलब सब अपने अपने लेवल पे चेक करते थे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, इनको करेंगे। और ऐसा ना हो कि ये सब भी मिल जाए, तो याद करिएगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बना दिया था मुनीवंश। मुनीवंश मतलब क्या था कि स्पाई थे, गुप्तचर थे, कि इनके बनाए हुए इंस्पेक्टर क्या सही काम कर रहे हैं कि वो भी किसी में गलत काम में शामिल है। तो हर लेवल पे ये चेक करता था दोस्तों। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मार्केट, देखिए क्या हुआ, कंट्रोल पॉलिसीज, नाउ ऑल प्रोडक्ट प्राइस इज एट लीस्ट। देखिए हर सामान के दाम कम हो गया और लेस सैलरी में, कम तनख्वाह में इसने एक बड़ी सेना तैयार कर ली। और इसने साउथ में, याद रख लीजिएगा, भारत के साउथ में सबसे ज्यादा अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत में सिर्फ यही एकमात्र राजा था। देख लीजिए लिखा है, इसका एम्पायर दिल्ली से लेके कहां तक चला गया, साउथ तक, और ये पहला था जिसने साउथ में कंट्रोल किया। और ये एम्पायर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दिल्ली था और यहाँ देख लीजिए साउथ तक ये आ रहे थे साहब, ये आप देख सकते हैं इनका एम्पायर। आगे चलिए, इसने एक बार क्या किया, इसका बेटा था खिज्र खान, इसने उसको चित्तौड़ की लड़ाई करने भेजा था राजा रतन सिंह के साथ, ठीक है। और इसका बेटा जीत गया और चेंज द नेम ऑफ चित्तौड़। इसने, याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा था, तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान ने रखा था। लड़ाई कब हुई थी, 1303 में। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिए चित्तौड़ का किला है, कितना विशाल, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। आगे चलिए, और पद्मावत एक किताब है, पद्मावत किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस पे क्वेश्चन कई बार आया, कब लिखी गई, 1540 में। और साउथ के अभियानों से इसको बहुत पैसा मिला। और इसने, याद रख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी साउथ के अभियान में सिर्फ एक बार गया था, जब वो वापस लौट रहा था और अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई थी, अभी मैंने आपको पूरा बताया है। इसके अलावा ये साउथ के अभियान पे कई बार अभियान हुआ, मगर ये हमेशा मलिक काफूर को भेजता, ये कभी खुद नहीं गया था। और 1206 में देख लीजिए देवगिरी गया, ये खुद ये गया था। उसके बाद 1307 में देवगिरी दोबारा गया, फिर 1309 में वरंगल, फिर 1310 में द्वार समूह, 1311 में पांड्या डिस्ट्रिक्ट है, और 1313 में देवगिरी। मगर इन सब अभियानों पे कौन गया था, मलिक काफूर गया था, याद रख लीजिएगा। इम्पैक्ट, अब देखिए हुआ क्या, अब इस मूवमेंट से इसके बाद पैसे बहुत आ गए, बस अच्छी बात है, और क्या हो गया, बड़ी सेना तैयार कर पाया। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, देखिए कोहिनूर डायमंड, पहले एक बार कोहिनूर डायमंड आपको दिखाता हूँ। ये कोहिनूर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, देखिएगा। कोहिनूर डायमंड के, देखिए एक राजा थे रामचंद्र देव, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, 1307 में वरंगल में एक थे काकतीय वंश। तो वो जब मलिक काफूर ने हमला किया तो मलिक काफूर ने कहा कि अब आप चलिए, हमारे सुल्तान आपको बुला रहे हैं, मतलब अब आपको चलना पड़ेगा। उसने कहा यार मुझे मत ले जाओ, मैं अपने से, मुझे ले जाके क्या करोगे, मैं एक अपने से भी बड़ी खूबसूरत या कीमती चीज या प्रेशियस चीज आपको देता हूँ। उसने एक सोने की क्या दी, आयरन मतलब मूर्ति दी, और एक डायमंड दिया। वही ये डायमंड था, क्या नाम था, कोहिनूर। जो किसने दिया था, वरंगल के राजा थे काकतीय वंश के, ठीक है। और किसके लिए दिया था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसके दो फेमस कमांडर थे, याद रखना, नुसरत खान, बहुत बड़ी बात तुम्हें बता रहा हूँ, जफर खान। हुआ देखो किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। बहुत देखो, एक तो मलिक काफूर था ही, आप समझ पा रहे, मलिक काफूर तो था ही, इसके दो बहुत बड़े कमांडर थे, जफर खान और नुसरत खान, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत काम करते थे और हमेशा मंगोलों के हमले से हमेशा इसको बचा के रखते थे। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमेशा
अगर आपको साउथ के अभियान पे जाना है तो नॉर्थ आपका मजबूत होना चाहिए। तो नॉर्थ हमेशा ये नुसरत खान और जफर खान बचा के रखते थे, कोई हमला नहीं हो पाता था। मगर जफर खान ये इतना मजबूत, इतना बड़ा योद्धा होता जा रहा था, इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी प्रसिद्धता इतनी बढ़ गई, इतना फेमस हो गया कि लोग जफर खान के नाम के नारे लगाने लगे थे। मतलब ये बहुत फेमस, बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत वाला, बहुत बड़ा लड़ाका या योद्धा बनता चला जा रहा था। अब देखना भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए अच्छी बात है ना, कि राजा के लिए अच्छी बात है कि उसका सेनापति अच्छा काम कर रहा है, मगर अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी थी इसको अच्छी नहीं लगी। और एक बार मंगोलों का हमला हुआ, इसने जफर खान से कहा ठीक है तुम आगे जाओ, और इसको एक छोटी सी सेना दी और ये कहा कि तुम छोटी सेना लेके जाओ कि मंगोलों को लगेगा कि तुम कमजोर हो, मैं पीछे से बहुत बड़ी सेना भेज दूंगा और तुमको बैकअप मिल जाएगा। और जफर खान, चूंकि इसने हमेशा सुल्तान का साथ दिया, इसने कभी गलत नहीं समझा था, जफर खान छोटी सी सेना लेके मंगोलों से लड़ने निकल गया। और जब छोटी सी सेना लेके मंगोलों से लड़ रहा था, जफर खान ने इशारा किया कि साहब अब आप आइए अपनी बड़ी सेना लेकर और आज हम लोग मंगोलों को घेरें अच्छे से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कोई सेना नहीं भेजी और जफर खान को सामने सामने मरता हुआ देखा और खुश हो रहा था। कितनी बड़ी बात है, मतलब ये किसी का नहीं था, ना ये जलाउद्दीन खिलजी का हुआ, ना ये जफर खान का हुआ, किसी का नहीं हुआ। और एक बात आपको और बता दें, एक क्वेश्चन आता है कि मलिक काफूर ने इस नुसरत खान को कहाँ से खरीदा था जब गुजरात के अभियान पे गया था, कितने में? 1000 दिनार में। तो 1000 दिनारी टाइटल किसको दिया जाता है? मलिक काफूर, याद रख लीजिएगा। मलिक काफूर ने यह टाइटल दिया था, किसको दिया था? नुसरत खान को। यहाँ तक अच्छी बात है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। एक अलाउद्दीन खिलजी का एक फैक्ट और बता दें, इसने खालसा लैंड का जो सिस्टम था कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। खालसा लैंड क्या होता है कि अब जमीन पर पूरी तरीके से सुल्तान का राज होगा, जमीन भी सुल्तान की, उससे होने वाली उपज भी सुल्तान की, ठीक। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसने भारत के ज्यादातर हिस्सों को खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया और टैक्स लगा दिया 50%। छोटी छोटी चीजें मुहैया करा देता था, इरिगेशन अच्छा करा देता था, कनाल बनवा देता था, मगर जो उपज थी मैक्सिमम थी। याद रख लेना, आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टैक्स लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। हाँ, एक अच्छा काम इसने किया था, अल्कोहल बैन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान मुस्तकराज, दीवान रियासत, ठीक है। ये सब क्या काम करते थे देख। और एक बात आपको और बता दें, जब मलिक काफूर ने देख लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को मरने दिया, तो जब अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा बुढ़ा हो रहा था तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को बहुत परेशान करता था, मैं आपको बता दूं। और इसका जो बेटा था मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का, फिर वो राजा बना 1316 से 1320 तक। वो इतना, मतलब कहा जाए, देखो एक बात हमेशा याद रख लेना कि अगर कोई अच्छा पराक्रमी राजा या सुल्तान होता था या महाराजा होता था तो कई बार उनके बेटे निकम्मे या नकारे निकल जाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जो मुबारक शाह खिलजी था, वो तो मतलब आप कहिए कि निकम्मेपन की एकदम चरम सीमा क्रॉस कर दिया। और कहा जाता है कि इसने एक बहुत गलत काम किया था कि ये महल में चारों तरफ बिना कपड़ों के घूमता था, मतलब वर्स्ट कैरेक्टर था। दिन भर शराब पी के इधर से उधर, मतलब बिना कपड़ों के एक सुल्तान घूमता था, इसको पता ही नहीं रहता था कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और जब इससे कहा गया कि भाई खलीफा का संदेश आया है और आपको खिलवत लेनी है, तो इसने कहा कौन खलीफा? याद रख लीजिएगा, एक आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने खलीफाओं का मजाक बनाया था या किसने कहा था कि मैं ही खलीफा हूं, क्योंकि ये नशे में रहता था। तो एक बार जब ये सुल्तान बन गया अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो भले किसी काम का नहीं था पर बाप का बेटा था इसलिए सुल्तान बन गया, तो इसने यहाँ से संदेशा भिजवा दिया था खलीफाओं को कि आज से तुम खलीफा नहीं, मैं ही खलीफा, और मैं तुमसे खिलवत नहीं लूंगा, तुम मुझसे खिलवत लोगे, ठीक है। भले इसकी नादानी थी पर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाँ मैं खलीफा है, किसने कहा था? तो मुबारक शाह खिलजी ने कहा था। खुसरो शाह ने, याद रख लीजिएगा, इसका एक सेनापति था खुसरो शाह, किसका? मुबारक शाह खिलजी का। इसने मुबारक शाह खिलजी को मार दिया। तो इस समय एक छोटा सा सेनापति राज कर रहा था, खुसरो शाह। और तुगलक के, याद रख लीजिएगा, मुबारक शाह खिलजी थे, मुबारक शाह खिलजी ने किसको मार दिया? खुसरो शाह को, सेनापति को मार दिया। और अगला वंश हम लोग का बनता है तुगलक वंश। समझ में आया? तो हम लोग ने कौन कौन से दिल्ली सल्तनत के
स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, और खिलजी डायनेस्टी मतलब खिलजी वंश को कवर कर लिया। और गियाजुद्दीन तुगलक से हम लोग शुरुआत करेंगे अपना लेक्चर 3, जो होगा तुगलक वंश। ये कोहिनूर डायमंड जो मैंने अभी आपको बताया था, इसकी एक झलक है। और आप ये देख लीजिएगा कि इसकी शुरुआत तो अभी हो गई अलाउद्दीन खिलजी के समय से, अलाउद्दीन खिलजी के समय से, मगर ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तक ये जाएगा। कोहिनूर का जिक्र कई बार हुआ है। और एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि कोहिनूर कोई दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे विशाल या हीरा है, इससे भी बड़े बड़े हीरे हैं, पर ये हिस्टोरिक है, कई जगह इसका जिक्र हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप लोग अगर समझदार हैं, मैंने हमेशा एमसीक्यूज भी करवाया है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और जब भी कोई वीडियो जाता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जाता है हमारे वीडियोस में, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और मुझे इसका जवाब अगर आप देंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर नहीं दे पाते हैं तो हमें संपर्क कर लीजिएगा, हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो हमारी जूम पे क्लासेस चलती हैं वहां पे आपको ये पूरा बताया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी वो सुल्तान, जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को एक पोस्ट दी थी। कौन सी पोस्ट थी? दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विद्रोह को रोकने के लिए कितने ऑर्डिनेंस बनवाए थे? दूसरा, कौन सा ऐसा वंश था जो सबसे कम समय के लिए राज करता है दिल्ली सल्तनत में? और पद्मिनी कौन थी, या ये किसकी वाइफ थी? तो ये सब दोस्तों आपको मैं पूरी जो कुछ अनडिस्कस पहलू होते हैं या जो क्वेश्चंस में आते हैं, ये सब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको ध्यान देना है, बस इतना समझना है कि हम लोग को लगातार पढ़ते रहना है, समय वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, पढ़ाई के टच में रहिए। चलिए ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।